आइए बच्चों देखते हैं टॉपिक 4.9 फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एंड द एम्पियर मींस द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। देखिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अगर हैं जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उन दोनों के बीच में किसी तरह का फोर्स लगता है। एक ये देखेंगे और उसी पे से हम एम्पियर की डेफिनेशन भी लेने वाले हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फिगर में आपको इस तरह करंट दिखाया हुआ है। ऐसे इन दोनों वायर में ये ए वायर है और ये बी वायर है, तो इन दोनों में करंट पास हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे दिखा है ये आई बी और यहाँ पे आई ए। ठीक है, अब जब इसमें से करंट पास होता है, सपोज कि इसमें से हम बात कर लेते पहले। देखिए इसमें से आई ए करंट पास हो रहा है। ठीक है, अगर करंट पास हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट। और वो मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे वायर को भी कवर कर रहा होगा, मीन्स कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे वायर में से भी पास हो रहा होगा, राइट। अब अगर हम दूसरे वायर की ही बात करें तो समझिए कि ये जो दूसरा वायर है इसका करंट आई बी है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर का है, तो फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरे वायर का करंट है। तो आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर होता है तो उसको फोर्स लगता है F इजकल टू आई एल क्रॉस बी, राइट। तो इसके मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक इस वायर को पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगने वाला है। अच्छा, अब इसको वाइस वर्सा सोचो कि जब इस दूसरे वायर में से आई बी करंट पास हो रहा है तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये पहला वायर पड़ा हुआ है, यानी कि दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ये पहले वायर का करंट है, तो अब इसे भी फोर्स लगेगा। वही इक्वेशन F इजकल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर पड़ा है, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पहला वायर पड़ा है और दोनों में से करंट पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों को फोर्स लगेगा। अब हमें सिर्फ समझना ये है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए इसके लिए अब हम ये थियरी समझते हैं। ये थियरी दरअसल एम्पियर ने दी थी और एम्पियर की एक बात अप्रिशिएट करने लायक है। देखिए, इन द पीरियड 1820 to 25, एम्पियर स्टडीड द नेचर ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स and its dependence on the magnitude of current, on the shape and the size of the conductor, as well as the distance between the conductors. सोचिए आप, 1820 to 25 की बात चल रही है, आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले। 200 साल पहले एम्पियर ने ये थियरी दी थी और इस थियरी में एम्पियर ने ये स्टडी किया कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इनके करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसके साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसके शेप के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इतना ही नहीं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो इस तरह से एम्पियर ने ये पूरी थियरी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो दी है और ये थियरी 1820 में दी है। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये थियरी क्या है। इसके लिए जरा हम इस तरफ आ जाते हैं और एक नई फिगर से इसको समझते हैं। देखिए, अब जो मैं फिगर दिखा रहा हूं आपको वो यहां से इस साइड से अगर देखें तो जो दिखता है वो आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, ये है पूरा साइड व्यू। यहां पे ये दो वायर्स हैं, ठीक है, जिसमें ये आई ए और आई बी करंट पास हो रहा है। तो आप अगर यहां से देखते हो तो आपको सिर्फ वायर का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो ये जो वायर है और ये जो वायर है, इन दोनों वायर में करंट अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, फर्क इतना है कि ये जो वायर है ब्लू, उसमें आई ए करंट अंदर जा रहा है और जो रेड वायर है उसमें आई बी करंट अंदर जा रहा है। अब क्योंकि ये करंट आई ए करंट अंदर जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा। आप राइट हैंड का यूज करके इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। आप करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए तो आपकी फिंगर की कर्ल इस तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्शन बता देता हूँ। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा तो वो क्लोज लूप यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हो गई आई ए से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम दे देते हैं बी ए। ठीक है, अब देखिए, इस बी ए मैग्नेटिक फील्ड में
ये आई बी करंट पास हो रहा है। मैं जरा इसको ऐसे राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ ऐसे, ताकि मैं बता पाऊँ कि एग्जैक्टली ये जो करंट पास हो रहा है वहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी ए है। लेकिन समझिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी ए है वो इस करंट को परपेंडिकुलर है, क्योंकि करंट तो अंदर जा रहा है ना, ऐसे इस पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी ए यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर। अब पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी ए कितना है। इसके लिए आप समझिए कि इसे डिस्टेंस के साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डी करके बता देता हूँ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाता है डी। चलिए देखिए यहाँ भी इस फिगर में भी देखते जाइए, यहाँ पे इन दोनों वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, और यहाँ भी ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस मैंने दिखा दिया है डी। अब ये जो डी डिस्टेंस है, उस डी डिस्टेंस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी ए है उसका इक्वेशन हम जानते हैं, ये हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये जो वायर्स है ये इनफाइनाइट वायर्स है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो इनफाइनाइट वायर के लिए आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे मैं इस बी ए के लिए लिखूंगा इस तरह से, म्यू 0 आई की जगह पे आई ए अपॉन 2 पाई आर की जगह पे आएगा डी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डी डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट पास हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन समझते हैं। देखिए फोर्स किसको लगेगा, दूसरे वायर को, तो मैं नाम दे रहा हूं एफ बी, बी वायर को फोर्स लगने वाला है, यही होगा ना। यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर को आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में डाला है, तो ऑब्वियसली इस करंट कैरिंग वायर को फोर्स लगता है, तो ये आई बी करंट है, इसलिए जो फोर्स है इसको मैंने नाम दिया एफ बी। अब एफ बी यानी क्या हो जाएगा इक्वेशन, एफ बी का इक्वेशन हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। इसमें थीटा 90 डिग्री आएगा समझिए, और यहाँ पे जो करंट है ये करंट कौन सा आ जाएगा आई बी, और यहाँ पे ये जो बी है वो बी कौन सा आ जाएगा बी ए। जरा इसको मैं एलोबरेट कर देता हूँ। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बी ए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बी ए, इसमें ये करंट कैरिंग वायर रखा है आई बी करंट वाला, तो यहाँ पे मैंने ले लिया आई बी करंट, और इस वायर की जो लेंथ है वो मैंने एल जितनी चूज की है। देखिए ये यहाँ पे इस फिगर में देखिए ये पूरा वायर हो गया, इसमें से हमने ये एल लेंथ दिख रहा है, ये जो एल लेंथ है वो उस एल लेंथ का वायर हमने चूज किया है। तो इस एल लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ बी, या फिर कहें कि स्पेसिफिकली एफ बी ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है एफ बी ए, यानी कि बी वायर पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स। तो ये हो गया एफ बी ए इजकल टू आई बी, और ये लेंथ एल, बी ए मैग्नेटिक फील्ड और साइन 90। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि करंट अंदर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाता है साइन 90, ठीक है। अब इसमें ये जो बी ए है, बी ए की जगह पे ये इक्वेशन में डाल देता हूं, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इसे अरेंज करके लिख रहा हूं, म्यू 0 आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। देखा आपने, मैंने यहाँ पे ये आई बी ले लिया, यहाँ पे ये एल ले लिया, बी ए की जगह पे म्यू 0 आई ए, और यहाँ पे डिनोमीटर में 2 पाई डी। तो ये हो गया है यहाँ पे एफ बी ए का इक्वेशन, यानी कि बी वायर पे ए वायर की वजह से लगने वाला फोर्स, और या फिर ऐसे कहें कि बी वायर पे ए वायर से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। अब देखिए अगर आप इससे उल्टा लेना चाहते हो, यानी कि जो आई बी करंट है उसकी वजह से आई ए करंट पे लगने वाला फोर्स अगर लेना चाहते हो आप,
तो वो भी आसान है, वो इस तरह से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले तो आपको बी लेना पड़ेगा और वो हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई बी अपॉन 2πd, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगे एफ ए बी, तो एफ ए बी यानी कि आई ए एल बी बी एंड साइन 90, यहाँ भी साइन 90 आएगा। और तो फिर एफ ए बी इजकल टू हो जाएगा ये म्यू ज़ीरो आई ए आई बी एल अपॉन 2πd, इस तरह से। अब आप देखिए दोनों ही इक्वेशन सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो, और दूसरे वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से पहले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों ही सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एफ ए बी वैक्टर विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब जरा ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन होगी कौन सी। देखिए इसके लिए हम ये जो पहला केस है ना, इस पहले केस में समझते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन लिखा है हमने एफ बी ए, जरा उसको मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। आप जानते हो कि एफ बी ए जो है इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा एफ बी ए इजकल टू आई बी इंटू एल क्रॉस बी ए, ठीक है ना। बी ए मैग्नेटिक फील्ड में आई बी करंट पास हो रहा है। अच्छा, अब इसको ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें आप जानते हो कि एफ बी ए की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में और सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। तो देखिए आई एल बी जो है वो अंदर की ओर है, तो यहाँ पे आप अंदर की ओर फर्स्ट फिंगर को रखिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ है, तो इस तरफ आप सेकंड फिंगर्स को अरेंज कीजिए, तो आपका थंब इस तरफ आएगा। तो थंब इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब एफ बी ए की जो डायरेक्शन है इस तरफ आएगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि जो एफ बी ए की डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगी, ये है एफ बी ए। तो आप देख पा रहे हो कि एफ बी ए जो है वो आई ए करंट की ओर जा रहा है, यानी कि जो करंट कैरिंग वायर है उसकी ओर जा रहा है। और यही बात आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। देखिए ये जो वायर है आई बी करंट वाला, उसे इस तरफ यानी कि ए करंट वाले वायर की ओर फोर्स लग रहा है एफ बी ए, ये रहा एफ बी ए। और अगर आप आई ए करंट पे लगने वाला फोर्स लेते हो यानी कि एफ ए बी फोर्स लेते हो, तो इसका इक्वेशन आ जाता है आई ए इंटू एल क्रॉस बी बी, ठीक है। अब इसमें देखिए आपकी फर्स्ट फिंगर आई ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यहाँ पे अंदर की ओर। फिर ये बी बी की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी। देखिए ये जो आई ए करंट है वो अंदर की ओर है, तो उसकी वजह से बी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से आएगा, यानी कि यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी बी ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया बी बी। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं बी बी। देखिए अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है और ये अंदर की ओर करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन की बात कर रहे थे। आप अपनी फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे अंदर की ओर रखिए, फिर सेकंड फिंगर को बी बी की डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर रखिए, अरेंज कीजिए इस तरह से। करंट अंदर की ओर है तो फर्स्ट फिंगर अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो सेकंड फिंगर इस तरफ आएगी। तो थंब आपका जो है राइट हैंड का थंब वो अपने आप इस तरफ आ जाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो इस तरफ होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, इस तरफ फोर्स लगेगा, ये है फोर्स एफ ए बी फोर्स। तो आप देख पा रहे हो कि ये एफ ए बी फोर्स और एफ बी ए फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे इक्वेशन आपको मिल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एफ ए बी इजकल टू माइनस एफ बी ए इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे हो रहा है।
तो जनरल फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि भाई किसी भी दो करंट कैरिंग वायर के बीच में लगने वाला फोर्स इस तरह से हो सकता है, म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। तो ये हो गया दो स्ट्रेट और पैरेलल करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ हम इनफाइनाइट एज्यूम कर रहे हैं और जिसके बीच में जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जितना है, तो उसकी l लेंथ पे दोनों साइड लगने वाला फोर्स इस इक्वेशन से मिलेगा। याद रहे कि ये l लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, अगर आप ज्यादा लेंथ लेते हो तो फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। l लेंथ का फोर्स ये है, ठीक है, ये है F इजकल टू म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। यहां पे आपने देखा कि इन दोनों करंट कैरिंग वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो होता ही है कि एफ बी ए इस तरफ लगता है और एफ ए बी इस तरफ लगता है, यानी कि दोनों वायर को एक दूसरे की तरफ फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा, है कि नहीं। दोनों वायर एक दूसरे की तरफ फोर्स महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो इसका मतलब कि जब दो करंट कैरिंग वायर में से एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक करंट और दूसरे करंट को अपोजिट कर दिया जाए, आई ए करंट अंदर जा रहा है, आई बी करंट बाहर आ रहा है, तो ऐसी हालत में दोनों के बीच में इतना ही लेकिन रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स इतना ही होगा लेकिन फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए एक बात तो हमने देख ली कि एफ बी ए इजकल टू माइनस एफ ए बी इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर है ना, अभी ये वेक्टर फॉर्म है, तो दैट मीन्स दिस कंसिस्ट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ओबे होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि बायो-सावर्ट लॉ और लॉरेंट्ज फोर्स से जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। चलिए अब ये आगे का पैराग्राफ देखते हैं। वी हैव सीन फ्रॉम अबव दैट करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन attracts each other. One can show that oppositely directed currents repel each other. इसके बारे में हमने डिस्कस किया। Thus, parallel current attract and anti-parallel current repel. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। This rule is opposite of what we find in electrostatic. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था कि भाई लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सेम चार्जेस जो हैं यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक यानी कि पैरेलल करंट्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ जिसको हम एफ बी ए कह सकते हैं, और ये एफ बी ए इजगल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एफ बी ए अपॉन लेंथ एल, राइट। तो ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ जिसको कहते हैं स्मॉल एफ बी ए। अब इसका इक्वेशन क्या होगा सोचिए, सिंपल सी बात है, इसका इक्वेशन आपको इस तरह से मिल जाएगा, म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो L था वो L तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये हो रहा है म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। अब इसी इक्वेशन पे से बनाई गई एम्पियर की डेफिनेशन। समझिए एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, अगर दो करंट कैरिंग वायर को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है, तो पर यूनिट लेंथ उसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है तो पास होने वाला करंट, दोनों ही वायर में पास होने वाला करंट वो 1 एम्पियर होगा। अब ये डेफिनेशन कैसे बनाई, बड़ी आसान सी बात है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको
कि अगर आप IA और IB ये दोनों ही को 1 एम्पियर ले लीजिए, फिर जो डिस्टेंस D है और जो लेंथ L है वो 1 मीटर ले लीजिए, तो ऐसे में जो फोर्स आएगा ना FBA, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑब्वियसली 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1। आप समझ रहे हो? मैंने पहले तो यहाँ पे μ0 की वैल्यू डाल दी, फिर दोनों करंट 1 एम्पियर डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे 2 पाई और ये D की जगह पे 1 मीटर डाल दिया, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए इसमें ऑलरेडी लेंथ 1 मीटर ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सीधा सा आंसर दिख रहा है आपको, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं, क्योंकि ये FBA जो है, स्मॉल FBA, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो इस तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको मिल रहा है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इसी में से डेफिनेशन बनाएगी 1 एम्पियर की। अगर दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर में से सेम करंट एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो ऐसे में उसके 1 मीटर डिस्टेंस में और 1 मीटर की लेंथ पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन है, तो उसमें से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर है। ऐसे पूरी उल्टी बात अरेंज करके 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए, ये मैं आपको यहां पे समझा भी देता हूं। यहां पे ये पैराग्राफ देखते हैं। द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁷ newtons per meter of length। देखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये एम्पियर की डेफिनेशन है पूरी। द एम्पियर is the value of that steady current which, यानी कि एम्पियर वो करंट है, वो स्टेडी करंट है, in which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors the force equal to 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of length। यानी कि दो पैरेलल बहुत ही लंबे स्ट्रेट कंडक्टर में से और जिसका निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हो, ऐसे कंडक्टर में से अगर सेम अमाउंट का करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में इसके 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस यानी कि दोनों वायर के बीच का जो 1 मीटर डिस्टेंस है, वो उसमें दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो वो जो करंट है उस करंट को 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। इस तरह से करंट की डेफिनेशन 1 एम्पियर की बनाई गई। आगे देखिए, दिस डेफिनेशन ऑफ एम्पियर वाज एडॉप्टेड इन 1946। ये 1946 में ये डेफिनेशन एडॉप्ट की गई थी। इट इज अ थियोरेटिकल डेफिनेशन। इन प्रैक्टिस वी मस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड सब्स्टिट्यूट वेरी लॉन्ग वायर बाय multi-turn coils of appropriate geometries. An instrument called the current balance is used to measure this mechanical force. The SI unit of charge, namely the coulomb, can now be defined in terms of the ampere. That when a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section in 1 second is 1 coulomb. देखिए, ये 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई। वैसे 1 कूलम की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर में भी देखी थी, लेकिन इसे फिर से एक बार देख लीजिए। When a steady current of 1 ampere is set up
in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section in 1 second is known as 1 coulomb. यानी कि 1 एम्पियर करंट पास करने वाले किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज पास होगा उसे कहते हैं 1 कूलम। ठीक है, तो अब बच्चों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम जो बाकी इलस्ट्रेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। आई होप कि ये पूरी थियरी आपको समझ में आई होगी, और मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग, हियर विथ अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।